हे बच्चों, मैं अतुल सिंह और आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल स्टडी विद अतुल सिंह में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि अगला कौन सा चैप्टर अपलोड करूं मैं, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चैप्टर पर दिया है, दैट इज चैप्टर नंबर 6, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि वर्क, एनर्जी, पावर डे टू डे लाइफ में हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या बोलेंगे। जैसे हम बात करें कि कोई किसान खेत में काम कर रहा है, ये भी एक वर्क है। कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, ये भी एक वर्क है। ठीक है, कोई आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग कर रहा है, ये भी एक काम है भाई। कोई घर में झाड़ू पोछा लगा रहा है, बर्तन धो रहा है, खाना बना रहा है, ये भी एक वर्क है। ठीक है ना, तो ये डे टू डे लाइफ में हम इसको वर्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, बट बच्चों फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन कुछ अलग होगा। वो हम जैसे चैप्टर अभी पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा हम एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी। तो डे टू डे लाइफ के हिसाब से हम देखते हैं एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी अगर मैं बात करूं तो ये इसका डेफिनेशन एक सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या होता है? कैपेसिटी टू डू टू लिख दिया, सॉरी, टू डू वर्क। ठीक है, तो ये एनर्जी का सिंपल सा डेफिनेशन है ये। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज कोई रनर है। ठीक है, कोई रनर है, तो वो सपोज लगातार 7 हार्स 7 घंटे भागता ही रहता है, 7 घंटे वो भागता ही रहता है। तो हम क्या बोलेंगे, वो जो रनर है उसमें क्या ज्यादा है, उसमें स्टेमिना ज्यादा है। ठीक, या फिर उसको हम एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ पे एनर्जी। उस रनर में एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टेमिना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हम बोल सकते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। तो इसका भी रिलेटेड है फिजिक्स में, सिमिलर डेफिनेशन रहेगा फिजिक्स में। ठीक है ना, इससे एनर्जी का डेफिनेशन। चलो ठीक है, ये समझ गया आपका एनर्जी डे टू डे लाइफ में हम किसको बोलेंगे, दैट इज नोन एज स्टेमिना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों पावर की। तो जरा पावर क्या होता है हम डे टू डे लाइफ की अगर बात करें, तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताऊं आपको, तो कोई सपोज बॉक्सर है, आपने बॉक्सर वगैरह को देखा होगा टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में, या फिर कहीं पे भी। ठीक है, तो क्या होता है, जो उनका पंच होता है बच्चों, पंच, ये जो पंच है ना, पंच। ठीक है, तो जो उनका पंच होता है, अगर वो एक स्पीड से पड़े, किससे, स्पीड से, अगर ये स्पीड स्लो हो उस पंच का, तो हम बोलेंगे कि उसका पावर कम है। अगर ये स्पीड ये फास्ट हो, एकदम फास्ट, तो हम बोलेंगे कि उसका पावर, पंच का पावर ज्यादा है। तो ये बेसिकली डे टू डे लाइफ में हम ऐसे पावर को देखते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम तीनों को ऐसे देखते हैं, वर्क को हो गया, एनर्जी को हो गया, पावर। ठीक है, तो हम इसके बाद जो आपका वर्क, एनर्जी, पावर चैप्टर है, इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि क्या इन तीनों का डेफिनेशन क्या रहेगा, इन तीनों का क्वांटिटीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों टॉपिक नंबर 6.1.1 दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। अब बच्चों क्या हुआ था एक्चुअली, कल क्या हुआ, कल मैंने ये आपका वीडियो बनाया था वर्क, एनर्जी, पावर का। 2 घंटे का मैंने 2 पार्ट बना दिया था। ठीक है, बट क्या हुआ, उसका वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ बच्चों, वरना फिर ये आपका जो वर्क, एनर्जी, पावर है, कल ही 2 पार्ट आपका आ जाता। बट ठीक है, आज आपका एक पार्ट आएगा अभी, और एक पार्ट शायद शाम तक आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग किस पे थे, द स्केलर प्रोडक्ट पे। तो इस चीज का बच्चों मैंने मोशन इन प्लेन आपका जो चैप्टर है पार्ट 6, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया है कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये दोनों के बारे में मैंने पार्ट 6 में स्टार्टिंग में ही बताया। कौन से पार्ट 6 में, मोशन इन प्लेन चैप्टर के। ठीक है, तो आप एक बार वो भी देख लेना और ये भी देख लो, वैसे तो मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर आपने वो देखा होगा तो अच्छे से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, वही चीज रहेगा, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लो। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं 2 वेक्टर का बीच में डॉट लूं, 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लूं, ये डॉट है, याद रखना, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डॉट है बेसिकली। तो 2 वेक्टर को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा मुझे, वो मिलता है मुझे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखना। तो इसमें जो आपका वर्क है, वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट किया, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो मुझे मिलता है वो वर्क मिलता है। ठीक है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये तो आगे हम समझेंगे इसके बारे में, तो ये चीज आप नोट करके रखना। अब चलो इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट के।
तो देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर मैं बात करूं कि दो वेक्टर है, दोनों का आपने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उन दोनों के बीच का एंगल, इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। तो बच्चों आप एक चीज नोट करके रखना, स्केलर प्रोडक्ट में ना कॉस थीटा आता है, और वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें साइन थीटा आता है, ठीक है ना। वो पार्ट 6 में आप देख लेना, आप पार्ट 6 में अगर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा क्या होता है वो जरा देखते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना वही आपका थीटा रहेगा, सिंपल। अब ये 60 हो सकता है तो cos 60 लगा दो, सिंपल है। तो ये पहली चीज आप नोट करके रखना। नोट अभी देखो इसके और भी चीज बन सकते हैं, क्या क्या बनते हैं जरा देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी cos थीटा, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों इस चीज को हम लोग अलग रीड करेंगे, और कैसे रीड करेंगे जरा मैं आपको बताता हूँ इस चीज को। देखो क्या होता है, मैं अब पहली बात इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, ये ऊपर वाले को, ओके, ये मैंने रफ कर दिया। अब देखो ये चीज क्या होगा, ये आपका सपोज आपका वेक्टर ए है, ठीक है ना। थोड़ा मैं बड़ा वेक्टर बनाने के लिए उसको रफ किया, वही चीज है, ठीक है। ये हो गया बी, तो ये दो वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल दोनों के बीच का क्या बन रहा है, थीटा। तो ये जो बी cos थीटा है वो क्या होगा जरा वो देखते हैं। तो बच्चों अभी क्या करो, आप ना ऊपर से टॉर्च मारो, जो वेक्टर बी का हेड है उस पर आप टॉर्च मारो। तो जैसे टॉर्च मारोगे तो इसके हेड का प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन या परछाई, यहाँ पे आएगा, गिरेगा ना, है ना, परपेंडिकुलर गिरता है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो पार्ट रहेगा ये आपका रहेगा बी cos थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक चीज आप नोट करना है, जो बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है। ये समझे, ये वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और ये थीटा, इन दोनों का एंगल। अब इस चीज को हम लोग रीड क्या करेंगे, ये जो पूरा पार्ट है ये, इस चीज को मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को हम लोग क्या रीड करते हैं, इस चीज को दो चीज रीड करते हैं। देखो एक हम रीड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, ऑन टू ए वेक्टर, ये समझे, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे, ये चीज रीड करेंगे। और इसको हम लोग एक और चीज रीड करते हैं, क्या रीड करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इसको हम ये भी रीड करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, मतलब बी वेक्टर किसके डायरेक्शन में है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है ना, ए के डायरेक्शन में, अलोंग डायरेक्शन की स्पेलिंग ऑफ वेक्टर ए। अरे यार वेक्टर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ए वेक्टर आप लगा दो, ठीक है, ये समझे। तो ये हम लोगों ने दो चीज रीड किया इस चीज को, बी किस चीज को, बी cos थीटा को, याद रखना, सिर्फ बी cos थीटा को, मैं एक ही बात ही नहीं कर रहा हूं। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, मतलब इसका परछाई ए पर, वेक्टर ए पर, या फिर बी का कंपोनेंट, ये जो वेक्टर बी है इसका कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये आपका कंपोनेंट रहेगा, दैट इज बी cos थीटा, ठीक है, ये समझा। तो वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, बी ए cos थीटा, ऐसे भी तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कैसे आएगा जरा देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लो इतना, ये बच्चों ये दोनों नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं अभी इन दोनों को, ठीक है ना। लिख सकते हैं बी ए cos थीटा, ठीक है। अब इस चीज को हमको कैसे दिखाना है, जैसे ये आपका, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए को थोड़ा छोटा वेक्टर कर देता हूं और बी को थोड़ा बड़ा वेक्टर कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, ये बी वेक्टर है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि ए की परछाई, मतलब वेक्टर ए के इधर रख के आपको टॉर्च मारना है परपेंडिकुलरली। तो जो ए वेक्टर ए का जो हेड है उसका परछाई इस उसके हेड का जो परछाई है, मतलब प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट पर गिरेगा, ठीक है। तो यहां से लेके जो यहां तक पार्ट होगा वो आपका होगा ए cos थीटा, ठीक है ना। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसको भी हम लोग सिमिलरली रीड कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने बी cos थीटा को रीड किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या रीड कर सकते हैं, इस पार्ट को, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू cos थीटा, इसको सेम क्या रीड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, किसका प्रोजेक्शन है, ए वेक्टर का, किस पर है, ऑन टू बी वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन परछाई बी वेक्टर पे है, ठीक है, ये बी है, ओके। और इस चीज को क्या रीड कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग रीड कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है,
वेक्टर ए का कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, इस चीज को हम ए भी रीड कर सकते हैं। तो वेक्टर बी, तो ये चीज आपको नोट करना है ना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देख रहे हैं। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, फटाफट ये नोट करो आप। तो बच्चों जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या हम देखेंगे कि अगर दो वेक्टर का, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ये जो दो वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, वो दोनों ओबे, मतलब अगर मैं ए डॉट बी करूं इज इक्वल टू बी डॉट ए आता है, ठीक है ना, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसको हम क्या बोलेंगे, इट ओबेस, ये क्या ओबे कर रहा है, इट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखना, ठीक है। ये ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है बेसिकली। थर्ड क्या होगा, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब जो वेक्टर ए है, अगर मैं बात करूं ये वेक्टर बी वेक्टर सी दिया है, तो ये जो वेक्टर ए है दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बी के पास भी और सी के पास भी। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, ये समझा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट में ओबेज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये चीज हो गया सेकेंड पॉइंट, एसोसिएटिव ना, एसोसिएटिव लॉ, ओके। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट, मतलब प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जरा देखते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था बच्चों मोशन ऑफ प्लेन में कि अलोंग द एक्स एक्सिस अगर मुझे डायरेक्शन देखना है तो वो आई कैप बताता है, अलोंग दी वाई एक्सिस डायरेक्शन देखना है तो वो जे कैप बताता है, अलोंग दी जेड एक्सिस डायरेक्शन देखना है तो वो के कैप बताता है ना, ये बताया था ना मैंने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आई कैप डॉट आई कैप की, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डॉट है, तो जब डॉट रहेगा इसका मतलब क्या होता है कि आई मतलब एक्स एक्सिस पे दूसरा भी वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, दोनों एक्स एक्सिस पर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, है ना। तो अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 0 लगाओ, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। अब इसका मतलब अगर सेम एक्सिस पर रहा तो वैल्यू जो आएगा उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। ये जे पर है, मतलब वाई एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस है, दोनों वेक्टर वाई एक्सिस पर है, इसमें भी दोनों वेक्टर जेड एक्सिस पर है, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो ये आप नोट करके रखना, ओके। और अगर मैं बात करूं आई कैप डॉट जे कैप की, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर एक्स एक्सिस पर है आई वेक्टर, मतलब ये वाला जो वेक्टर है आई कैप वाला, और दूसरा वेक्टर जे अपना वाई एक्सिस पर है, जिसको बोलेंगे जे कैप। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो भाई हमने पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, इसका मतलब कॉस 90 लेंगे तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। ये सारे 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप नोट कर लेना। तो बच्चों अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो सपोज एक वेक्टर ए दिया है, ए वेक्टर क्या दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मतलब क्या कि ए एक्स आई मतलब क्या होता है कि ये जो ए एक्स है और आई कैप मतलब वो जो भी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स है, मतलब यहाँ पे 3i भी, इसको मैं लिख सकता हूँ 3i कैप भी हो सकता है, 4i कैप भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये समझा आपको, ये मैंने क्या बोला, ओके। तो ये ए वेक्टर एक दिया है जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, और बी वेक्टर दिया है जो कि मतलब 3D पर है, बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट पर है ना। तो ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो ये दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं। अब बोला कि इनका डॉट प्रोडक्ट करो दोनों का, तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट ही करोगे, सीधी सी बात है। तो ए बार डॉट बी बार, तो ए बार डॉट बी बार आप करते हो तो क्या आता है, सिंपली आएगा आपका इन दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब ए एक्स डॉट बी एक्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एक्सिस का, एक्स का इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी एक्स का मैग्नीट्यूड, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस वाई के दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, बी वाई प्लस जेड के दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो, प्रूफ करने की वैसे जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब डॉट कर लो ना, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो एक और चीज था, ठीक है, ये आप ये तो आपको नोट करके ही रखना है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके ही रखना है, ओके। अगर मैं बात करूं ए बार डॉट बी बार की, तो इसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा था, स्टार्टिंग में देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी
कॉस थीटा, तो ये भी देखा था। तो ये दोनों आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी देखते हैं, सिक्स्थ वाला, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो यहाँ पे याद रखना, मैं यहाँ पे ए बार डॉट जो बी बार है इसके बदले ए बी कॉस थीटा भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, है ना। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये पूरा टर्म हो जाएगा। तो ये भी आप हम लोग न्यूमेरिकल सम्स वगैरह में करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ करता मैं। तो बच्चों जो छठवा प्रॉपर्टी है, छठवा क्या रहेगा कि सपोज दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, तो दोनों वेक्टर का आपने सेम रखा, मतलब दोनों वेक्टर का एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा और जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ये समझा। ओके, तो ये हमको क्या पता है, ये हमको एक चीज पता है, क्या पता है, हाँ भाई, जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ये पता है ना। ओके, और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए पे ए है, मतलब ए वेक्टर पे दूसरा वेक्टर ए है, आप समझ गए। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब a इंटू ए दैट विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो मतलब जो वेक्टर ए है, कोई भी अगर वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाल सकेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग एक्स एक्सिस का स्क्वायर करो मैग्नीट्यूड के, वाई एक्सिस का स्क्वायर करो प्लस जेड एक्सिस का स्क्वायर करो, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो ये नोट करके रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सिक्स प्रॉपर्टी भी। ठीक है बच्चों, हो गया। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6.1 करते हैं। तो बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 6.1 है उसमें देखो दो वेक्टर दिया, एक फोर्स दिया और दूसरा डिस्प्लेसमेंट दिया, दोनों वेक्टर ही है, ठीक है। क्या बोला है कि फाइंड द एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, मतलब एफ कॉस थीटा फाइंड करना है सिंपली, ठीक है ना। और एक बात देखो यहाँ पे बच्चों, ये देखो ये आपको दिख रहा है 5, ठीक है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं दिया, ना प्लस दिया ना माइनस दिया, तो मैं यहाँ पे प्लस 5 लूंगा, ठीक है। तो प्लस 5 लेके मैं सॉल्व करूंगा, तो हो सकता है कि आंसर जो भी हो वो अलग आए, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस 5 लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर देखो यहाँ पे देखो इन्होंने -3 लिया, बल्कि है वो 5 और इन्होंने -3 लिया, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो ये मैं +5 लेके ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गिवन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब सिंपली आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, एफ डॉट डी लेना है, सिंपल। आपको पता है क्या होता है, इन दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना रहता है ना। हम लोगों ने लास्ट ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखा था, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 प्लस 4 इंटू 4 होगा ये, ठीक, 5 इंटू 3 होगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3। अब ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज को मैं एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू वही रूल नंबर 1, मतलब हम लोग जो स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी 5 में भी आपको ये चीज बताया, ठीक है ना। ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 15, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में सॉल्व करता हूँ, ताकि राइट साइड में थोड़ा जगह बचेगा, तो सॉल्व करने के लिए बचेगा, ठीक है। अब देखो ये कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 15 + 15 30, ठीक है ना, 30 46, तो ये हो गया 46, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ डी, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, 46 अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड क्या मैं लिख सकता हूँ कि उसका जो भी कोऑर्डिनेट है सबका स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है ना, वाई का कोऑर्डिनेट 4 है, जेड का कोऑर्डिनेट 5 है, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ हो गया, ठीक है, और रूट के अंदर है इनटू डी मैग्नीट्यूड ऑफ डी, तो डी के वही सेम एक्स वाई कोऑर्डिनेट इनका स्क्वायर करेंगे, बीच में एडिशन लेंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू 46 अपॉन ये हो गया √50 आएगा, ये हो गया √50 आएगा, ठीक। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, ओके जी। ये चीज अब हो गया, तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है बेसिकली, तो cos थीटा इज नथिंग बट 46 अपॉन 50, क्योंकि √50 into 50 विल बी 50, ओके। तो ये होता है 23 अपॉन 25, ओके। इसको आप सॉल्व करो, डिवाइड करो, तो बच्चों अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो आता है 0.92,
तो ये आपका cos थीटा की वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मतलब ये cos थीटा तो आ गई 0.92, ठीक है ना, ये आ गया। ठीक, cos थीटा आ गया। पहले हम थीटा फाइंड कर लेते, cos थीटा तो आ गया, चलो यहाँ से अपने को cos थीटा मिल गया। अब थीटा क्या है, क्योंकि थीटा भी तो फाइंड करना है ना, तो ये होगा आपका cos इनवर्स 0.92। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर लॉगरिथम से आप निकालोगे, लॉगरिथम मैंने वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, मेरे चैनल पर, आप जाके देख लेना, नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे आप cos इनवर्स ये 0.92 निकालते हो तो आपका आंसर आता है 23.07 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका थीटा का वैल्यू मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, एफ cos थीटा। तो एफ का मैग्नीट्यूड है बेसिकली फोर्स का, एफ cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको पता है कितना है, √50 है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू ऊपर है 0.92। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सिंपली। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 6.505। तो ये आपका हो गया एफ cos थीटा। तो आपको ये फाइंड करना था और एफ cos थीटा फाइंड करना था, दोनों मिल गया, सिंपल। तो यहाँ पे हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6.1। तो ऐसे एग्जाम्पल बच्चों आपके पीछे टेक्स्ट बुक में भी रह सकते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, वो आप ढूंढ लेना, ठीक है ना। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अब बच्चों हम लोग आते हैं 6.2 टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट वर्क एनर्जी थियरम। ओके, तो ये बताने से पहले एक चीज आपको वापस याद दिला देता हूं, ठीक है ना, नोट करा देता हूं। अगर कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप उस बॉडी पर, चाहे वो नीचे की तरफ आ रही है या फिर ऐसे चल रही है, लीनियरली चल रही है, ठीक है ना, या हॉरिजॉन्टल चल रही है या फिर वर्टिकली नीचे, ऊपर से नीचे आ रही है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। ठीक है, तो उस पे आप काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हो, वरना काइनेमेटिकल इक्वेशन कहीं पर भी नहीं लगाना है, याद रखना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना काइनेमेटिकल इक्वेशन किस पर लगेगा, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली चल रहा है या फिर वर्टिकली चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वर्ड भूलना मत। तो आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या क्या थे जरा याद करो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, एक ये था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये था, और क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। काइनेमेटिक इक्वेशन कब लगाना है, जब वो बॉडी, कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चले तब लगाना है। तो यहाँ पे जो ए रहता है इस इक्वेशन में, ये सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज नोट कर लेना। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है बॉडी तो भी आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, उसमें आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट, अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है बॉडी तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा तो आप ये इक्वेशन बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं वर्क एनर्जी थियरम पर। तो देखो बच्चों, वर्क एनर्जी थियरम क्या होगा, पहले मैं मैथमेटिकल यहाँ पे बताता हूँ, फिर मैं थियोरेटिकली बताऊंगा। तो मैथमेटिकल की बात करिएगा तो न्यूटन की बात करूं मैं। काइनेमेटिकल का सेकेंड इक्वेशन जो हमने देखा वो क्या था, अभी जो हमने यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन देखा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h था, यही था ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो v रहेगा वो क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई जगह हम लोग v नॉट भी लेते हैं और कई जगह u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए। ठीक है ना, तो ये आप नोट करके रखना, आप समझ लेना। ठीक है ना, कई जगह u लिया रहता है, कई जगह v नॉट लिया रहता है, ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस चीज को मैं फिलहाल रफ करता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह पे डिवाइड बाय m/2 करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m/2 करता हूँ दोनों जगह पे। ओके, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ये हो गया m/2 2as। ठीक है, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये 2 यहाँ पे तो गेला, मतलब गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब ये क्या, m/2 दोनों जगह पे डालूंगा, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा आपकाmas। ठीक है, यहाँ पे मास है, एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया है। ठीक है,
ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, या आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि ये जो क्वांटिटी है ये रहेगा बच्चों आपकी क्वांटिटी, ये रहेगा आपका काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया v जो रहता है वो फाइनल वेलोसिटी रहता है, u रहता है इनिशियल वेलोसिटी। तो mv²/2 ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, माइनस ये जो पूरा फॉर्मूला रहेगा mu²/2 ये रहेगा आपका काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये जो ma है, ma मा, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये समझा। तो हमारा जो फोर्स इनटू ये आपका क्या बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है वो किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोल सकते हो ये F इंटू एस, ये जो टर्म होता है F इंटू एस, ये क्या होता है। तो बच्चों ये जो टर्म है आपका एफ एस, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका टोटल वर्क डन, ठीक है ना, हर टोटल वर्क डन। तो जैसा कि हमने देखा कि टोटल वर्क डन आपका क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका आता है, ठीक है। और टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या है, एफ इंटू एस, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों आपका मैथमेटिकल फॉर्म आता है वर्क एनर्जी थियरम का, ठीक है ना। ये आपका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये आपका वर्क हो गया, तो वर्क एनर्जी थियरम, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म आया, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लेना, वर्क एनर्जी थियरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये होता है। तो टोटल वर्क डन का हमें दो फॉर्मूला मिला, क्या मिला, एक तो हमें मिला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हमें मिला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस दो फॉर्मूले से हम लोग अगर न्यूमेरिकल्स पूछा रहेगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख लेना नीचे, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला बना इसी के बेस पे आपका डेफिनेशन है वर्क डन का, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन आपका क्या रहेगा, आपका डेफिनेशन रह सकता है वर्क इज डन, मतलब वर्क हो रहा है, कब, वर्क इज डन बाय अ फोर्स। तो हम लोग पहले मतलब इस फॉर्मूले का डेफिनेशन देख रहे हैं, एफ इंटू एस, बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी, किस पे होगा वर्क, ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट और अ सर्टन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है ये एफ एस के लिए, मतलब फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ इंटू एस, ये इसका डेफिनेशन हो गया वर्क डन के लिए। अब वर्क डन के लिए इसका डेफिनेशन क्या रहेगा वो भी जरा देख लेते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि डेल्टा के ही क्या है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन इट बाय दी। अब देखो बच्चों ये चीज याद रखना कि ये जो फोर्स होता है यहाँ पे, ये जो फोर्स होता है ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, मतलब टोटल फोर्स होता है, ठीक है ना, नेट फोर्स होता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन बन गए आपके, ये दोनों फॉर्मूले से, किसका डेफिनेशन है, ये दोनों वर्क डन के डेफिनेशन है, वर्क के डेफिनेशन, ठीक है ना। तो यू कैन से वर्क डन के डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम इसका थियोरेटिकली थोड़ा समझते हैं कि कैसे आता है, क्या आता है, ठीक है। तो ये चीज मैं रफ करता हूं, ये आप नोट कर लो फटाक से ना। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता। तो बच्चों भी हम लोग इसका थियोरेटिकल देखते हैं वर्क एनर्जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो सपोज ये पहला मैं थियोरेटिकल बता रहा हूँ कि सपोज वो जो बॉडी है वो पहले आपका रेस्ट पर है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो मास है ही। तो जब रेस्ट पर है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, 0, सिंपल है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसको हम लेट से ले लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, हाफ mu²। अब आपको पता है u तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब क्या, इस बॉडी पे मैंने एक एक्सटर्नल नेट फोर्स डाला, क्या डाला, इस बॉडी पर एक्सटर्नल
नेट फोर्स डाला, मतलब नेट मतलब टोटल फोर्स डाला, ठीक है ना कुछ फोर्स डाला बाहर से, तो ये बॉडी वेलोसिटी में आ गया, ये बॉडी एक वेलोसिटी में आ गया, लेट से v वेलोसिटी रहेगा, ये v 15 हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बॉडी अब क्या हो गया, वो मोशन में आ गया बॉडी, ठीक है। तो उस बॉडी का मास तो मास ही रहेगा ना, सेम ही मास रहेगा, ठीक है ना, मास चेंज नहीं होगा। तो लेट से ये काइनेटिक एनर्जी जो हुआ यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ, किसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इस फोर्स की वजह से हो रहा है, याद रखना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे हाफ mv², ये समझा। तो अब बताओ यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से टोटल वर्क डन, यहाँ पे क्या होगा, टोटल वर्क डन आपको पता है, एक फॉर्मूला क्या पता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको पता है, लेकिन दूसरा आपको क्या पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी तो है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, हाफ mv² माइनस 0, तो इसका बेसिकली क्या बनेगा, हाफ mv², ठीक है। तो जो वर्क डन हुआ यहाँ पे किसकी वजह से हुआ, इस फोर्स की वजह से हुआ। अगर ये फोर्स नहीं लगा रहता तो क्या इस बॉडी में वर्क डन होता, नहीं होता, सीधी सी बात है। जैसे इस पे फोर्स लगाओ बॉडी मोशन में आया, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, जैसे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो वर्क डन भी हुआ, सिंपल, समझा ये, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो सपोज ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझता है ना आपको, इसमें स्पीड मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है, उसका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा, तो जब यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ये मोशन में है बॉडी तो वेलोसिटी कुछ ना मतलब एक ही रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स डालता हूँ, एक्सटर्नल नेट फोर्स डालता हूँ, ठीक है। क्या डालूंगा मैं, नेट, यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ नेट मतलब नेट टोटल फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे फोर्स डाला, किस पे, इस बॉडी पे अलग से, तो ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये समझा। इसकी मास तो मास ही रहेगी, एम ही रहेगी, ठीक, बट इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, सीधी सी बात है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स डालूंगा तो जो यूनिफॉर्म मोशन में चला था बॉडी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा, ये समझा। तो एक्चुअली आपको ये सेम ही दिख रहा है, इसके बीच में मैं लाइन मार देता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा, ओके, ये समझा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे तो यहाँ पे आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बोल सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mu², सिंपल है भाई। इसका इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे, जैसे ये एफ नेट लगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या बोलोगे, हाफ mv²। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन कैसे होगा, therefore total work done will be change in kinetic energy, simple, that is nothing but final kinetic energy minus initial kinetic energy। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है इसमें, mv² माइनस हाफ mu², ठीक है, ये समझा। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन किसकी वजह से हुआ, सीधी सी बात, ये यूनिफॉर्म मोशन में जब बॉडी चल रहा था तो क्या इस पे काइनेटिक एनर्जी लग रहा था, काइनेटिक एनर्जी लग रहा था, लेकिन क्या वर्क डन हो रहा था, नहीं। अब क्या बोलेंगे, जब इनिशियली ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था बॉडी तो उस पर काइनेटिक एनर्जी तो लग ही रहा था क्योंकि यू है यहाँ पे, लेकिन इस पे वर्क डन नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि वो उस पर फोर्स नहीं लग रहा था, अलग से एक्स्ट्रा, अलग से मतलब नेट टोटल नेट फोर्स नहीं लगा था इस पे, ठीक है। तो जैसे टोटल नेट फोर्स लगता है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है वैसे वर्क डन होता है, तो समझ गए आप। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है टोटल वर्क डन का, क्या था फॉर्मूला, एफएस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि टोटल वर्क डन में फोर्स होना ही चाहिए। अब जब फोर्स होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता ही होता है, ठीक है ना। अगर मैं इनिशियल में ये रहता, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहता, तो इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता, सपोज यूनिफॉर्म ये यू से चल रहा है, यहाँ पे भी यू से ही चलता रहता, तो फाइनल माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करते तो ये 0 हो जाता, तो यहाँ पे वर्क डन भी नहीं रहता जब एफ नेट नहीं रहता तब, ठीक है ना। तो ये इंटर रिलेटेड है चीजें, याद रखना, ठीक है। तो ये आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट था वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 6.2 देखते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 6.2, इसमें जो है आपका रेन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, बारिश हो रही है। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है कि उस पर 2 फोर्स लगेगा, ठीक है ना। किसकी वजह से फोर्स लगेगा, एक तो ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लगता है उस बारिश के बूंद पे,
और दूसरा जो फोर्स लग गया वो लेट्स से इसमें बोला कि अननोन रेजिस्टिव फोर्स लग गया। तो वो अननोन रेजिस्टिव फोर्स जो है यहाँ पे मैं एग्जांपल में लूंगा, सपोज वो एयर, हवा का भी तो फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा ना उस पानी के बूंद पर, तो मैं उसको यहाँ पे एयर ले लेता हूँ, ठीक है ना, अननोन रेजिस्टिव फोर्स के बदले। ठीक है, तो जब फोर्स लग रहा है, दो टाइप का फोर्स लग रहा है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पानी की बूंद पे, दूसरा अननोन रेजिस्टिव फोर्स जो कि एयर की वजह से फोर्स लग रहा है। तो जब फोर्स लगेगा बच्चों तो वर्क डन होगा, है ना। तो वही आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि ये जो बारिश का बूंद है, ठीक है, तो जब ऊपर से इनिशियली जब रहेगा तो इनिशियली में उसका जो वेलोसिटी है वो तो जीरो रहेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस बारिश के बूंद का जीरो रहेगा। तो एक और चीज आप नोट करना बच्चों, जो बारिश की बूंद जब स्टार्टिंग में रुका हुआ है, जब वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो उसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना, जिसको बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे इस पे कौन कौन सा, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अननोन रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, तो वो अननोन के बदले मैं यहाँ पे एयर, हवा का फोर्स ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो सपोज हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उस बारिश के बूंद पे फोर्स तो डालेंगे। ठीक है, तो जब फोर्स डालेंगे उस बारिश के बूंद पे तो वर्क डन भी होगा। इसका मतलब हवा की वजह से भी उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, और जो सरफेस है, सरफेस भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ वर्क डन रहेगा। मतलब यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है बच्चों, टोटल वर्क डन क्या क्या रहेगा, किसकी वजह से रहेगा? एक तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू, आप बोल सकते हो एयर। मैंने यहाँ पे एयर लिया ना, आपके टेस्ट में वो अननोन कुछ चीजें लिया है, तो अननोन के बदले मैं एयर ही ले लेता हूँ, वापस बता दिया आपको। ठीक है, तो ये टोटल आपका वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं, इसमें दिया क्या क्या है। तो इसमें मास दिया है बूंद का, इस बूंद का मास है 1 ग्राम, हाइट है, मतलब सरफेस से जो हाइट रहेगा इसका कितना है? 1 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो फाइनल, मतलब जब यहाँ पे टक्कर मारेगा बूंद तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड दिया। सीधी सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही रहेगा इसका, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो वो फाइनल वेलोसिटी रहेगा ना, ये वाला। ठीक है, तो देखो हम लोग को पहले इसको एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये किलोग्राम में हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, और ये मीटर में कर दो आप इसको तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर, और ये तो एमकेएस में ही है। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया पहले यूनिट को। तो पहला पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो कभी बच्चों याद रखना कि अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कुछ भी है, पानी की बूंद है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर रहेगा? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा, किसमें? उस बूंद में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है mgh। m आपको पता है 10⁻³ g आपको पता है, g इसमें आपको 10 ही लेना है। ठीक है ना, 10 आपको दिया रहेगा, या फिर 10 ही लो, नॉर्मल 10 लो, या गिवन रहेगा कि 10 लेना है कि 9.8 रहना है एग्जाम वगैरह में। ठीक है, 10 लिया मैंने, हाइट इसमें दिया है 10⁻3, तो देखो 10⁻³ 10⁻3 कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ 10। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? 10 जूल। ठीक है, तो वर्क डन का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है जूल। ठीक है, याद रखना। एक चीज आप नोट कर लो बच्चों, क्या नोट करोगे आप? नोट कर लेना साइड वाइड में जो भी है, कि वर्क डन हो गया या कोई भी एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है ना, कोई भी एनर्जी हो गया, इन सब का जो यूनिट होता है, यूनिट वो एमकेएस सिस्टम में जूल ही होता है। ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लेना, ये एमकेएस सिस्टम में होता है, सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग बी फाइंड करते हैं, ये आपने नोट किया। तो बच्चों जो बी हम लोग फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे? बी क्या बोला है कि अननोन रेजिस्टेंस की वजह से इस बूंद पे वर्क डन क्या होगा? अननोन रेजिस्टेंस, मैंने अननोन लिया नहीं है, मैंने एयर ले लिया यहाँ पे, इसका मतलब अपनों को वर्क डन ड्यू टू एयर फाइंड करना है। ये आपने क्या फाइंड किया? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, WG फाइंड किया। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है, क्या पता है कि जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन आपका WG प्लस WA है, सिंपल। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू एयर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये होगा आपका ½ mv² माइनस
हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। डब्ल्यू जी का मैं वैल्यू ले लूँ क्या, ये रहने दो फिलहाल, डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू ए। ठीक, तो देखो ये वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यू जीरो है, यहाँ पर इनिशियली जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया, बचेगा ये, तो ये हो गया आपका एम आपका कितना है 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ, हाफ है ना, इज इक्वल्स टू हो गया डब्ल्यू जी की मैं वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ 10 प्लस डब्ल्यू ए फाइंड करना, वर्क डन ड्यू टू एयर के मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो अभी मैं इसको यहाँ पे रफ करता हूँ, धड़ाधड़ फटाफट करते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं रफ कर देता हूँ, ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और क्या, इसका 50 का स्क्वायर लो, ये हो गया 10⁻³ 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल करो 25 हो जाता है। ये आपको 10 प्लस डब्ल्यू ए ही रखना है फिलहाल। ठीक, तो ये हो गया 25 इंटू 50, 25 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 10 प्लस डब्ल्यू ए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1250 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया 10 प्लस डब्ल्यू ए। तो ये देखो 10⁻³ है ना, तो 3 पॉइंट आपका इधर जाएगा पीछे से, तो 1.25 आ जाएगा जीरो, और ये 10 को इधर लेके आओ, -10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए। ठीक, तो डब्ल्यू ए आपका क्या मिलता है, डब्ल्यू ए वर्क डन ड्यू टू एयर, या फिर आपके टेस्ट में दिया अननोन रेजिस्टेंस, तो आर ले लो, डब्ल्यू आर मैंने यहाँ पे एयर ले लिया है। ठीक है ना, एयर मॉलिक्यूल की वजह से रेजिस्टेंस उस पर लग रहा है अपना बूंद पे, तो ये कितना हो गया -8.75 जूल, क्योंकि वर्क डन है तो यूनिट आपका देखो दोनों आ गया, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू अननोन रेजिस्टेंस, बट मैंने अननोन के बदले एयर लिया। ठीक है, तो ये समझा। ओके यार, मैं 2 पार्ट इसका कल ही अपलोड कर दिया रहता। ठीक है, क्या हुआ कि मैं बताया कि 2 पार्ट मैंने रिकॉर्डिंग किया, बट मेरा वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर सोचा कि मैं कल ही करता हूँ, जाने दो, कल मॉर्निंग में ही करता हूँ, सुबह सुबह। ठीक है बच्चों, तो यार चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, मैं फिर इसको रफ करता हूँ। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, वर्क 6.3। तो जैसा कि हमने बच्चों स्टार्टिंग में देखा था कि वर्क हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं, अब हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि फिजिक्स में हम लोग का वर्क का जो डेफिनेशन है वो कैसे आता है, क्या आता है, क्यों आता है। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं बात कर लूँ कि एक सरफेस है। ठीक है, मैं सरफेस ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सरफेस है यहाँ पे, और इस सरफेस पे एक बॉक्स रखा है। ठीक, ये जो बॉक्स है उसका कुछ ना कुछ मास है, आप उसमें ऐसा धागा बांधे हो। ठीक है ना, ऐसे एक एंगल पे धागा बांधे हो, तो सपोज वो सेंटर से मैं ले लेता हूँ, एंगल से धागा बांधे हो, तो ऐसे खींच रहे हो अब बॉक्स को। ठीक है ना, ऊपर से खींच रहे हो, सपोज एक गाड़ी समझ लो ना, व्हीकल है, कोई बच्चा उसको धागा बांध के खींच रहा है। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट सीधी सी बात है ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसे होगा, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो एक ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये आपका फोर्स हो गया। ठीक, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ द बॉडी से सेंटर ऑफ द बॉडी तक लेते हैं, तो ये आपका डी हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है। ओके जी, इतना समझ में आ गया। तो जो आपका यहाँ पे बच्चों वर्क होगा, वर्क वो क्या होता है, वो होता है एफ कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है ना, इंटू डी। कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ये एफ कॉस थीटा क्या होता है, कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी, है ना, मैंने आपको बताया था ना ए बी स्टार्टिंग में, याद है, स्केलर प्रोडक्ट में आपको बताया था। अगर मैं बात करूं, ये एफ है और ये आपका डी है, ये आपका डी है ना, एफ वेक्टर और डी वेक्टर, ये डी वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, सिंपल है, ठीक है। तो और ये एंगल थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा ये होता है, एफ कॉस थीटा यही होगा ना, तो एफ कॉस थीटा को हम लोग क्या रीड करेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ एफ, एफ का कॉम्पोनेंट, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ डी। ठीक है ना, तो इसको हम लोग रीड क्या रीड कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ एफ वेक्टर एफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये बीच में इनटू था, मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे आपका आ जाएगा डॉट, क्योंकि डॉट में कॉस थीटा आता है, सीधी सी बात है। तो देखो इसका टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन सिंपल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि वर्क इज डन बाय द
वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये आपका कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डी आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देख लो आपका टेक्स्ट बुक, सिंपल टेक्स्ट बुक में जरा देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही है ना, एफ कॉस थीटा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये समझा, ये वर्क डन का सिंपल डेफिनेशन हो गया फिजिक्स में। ठीक है, वर्क डन का डेफिनेशन आप यही लिखना, वो भी लिख सकते हो स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बट यही लिखना, ठीक है ना, आप डेफिनेशन यही लिख सकते हो, वर्क इज डन। ठीक है, ये डेफिनेशन भी सही रहेगा। ओके, अब दोनों डेफिनेशन लिख देना, ये भी लिख देना, वो भी लिखना, जो राइट रहेगा टीचर राइट दे देगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, और उन दोनों का जो एंगल है थीटा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डे टू डे हम लोग यूज करते हैं कि वर्क के बारे में डेफिनेशन, तो वो यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाता है फिजिक्स में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो वर्क है, वर्क डन, ये जीरो कब आता है, मतलब जीरो कब होगा वो जरा देखते हैं जरा। ठीक है, तो देखो पहले ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है ना, एफ कॉस थीटा या एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि जीरो कब कब होगा, वर्क आपका कब कब जीरो होगा। अब सीधी सी बात है, वर्क का जो फॉर्मूला है वो इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट को जीरो ले लो, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो ले लो ना। अगर मैं फर्स्ट वाले के एग्जांपल की बात करूं कि सपोज एक मास है, ठीक है, ये मास कोई इंसान लेके सर पे अपने उठाया है, ठीक है ना, सर पे लेके उठाया है, तो क्या ये मास उठाया तो है, ठीक है, तो इस पे फोर्स तो लग रहा है, इस पे आपका फोर्स लगेगा ड्यू टू आपका ग्रेविटी की वजह से फोर्स तो लगेगा नीचे की तरफ इस मास पर, और उस इंसान पर भी लगेगा। ठीक है, और इंसान ने भी उस पर फोर्स लगाया तभी उसके सर पर है। ठीक है, लेकिन क्या ये इंसान चल ही नहीं रहा है, आगे पीछे चल नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे वर्क जीरो, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है। इन फिजिक्स में ये बंदा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ सर पे मास उठा के रखा है, वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम जरा सेकंड चीज देखते हैं, सेकंड में वर्क कब जीरो होगा। ये फर्स्ट का एग्जांपल था। ओके, तो सेकंड में आप क्या बोल सकते हो, कब आपका वर्क जीरो रहेगा, जब फोर्स आपका जीरो रहेगा। ठीक है, फोर्स आपका जीरो रहेगा। ठीक है, अब वो कैसे जीरो हो सकता है फोर्स, देखो कि सपोज आपने फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया, फ्रिक्शनलेस मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, और उस पर आपने एक मास को छोड़ दिया, तो ये मास जो है वो तो घूमते रहेगा, चलते रहेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो मास रुकेगा ही नहीं, है ना, तो वो मास चलते रहेगा। तो मास का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है यहाँ पर, बट इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो उसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स की भी यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये मास सिर्फ चल रहा है, बिना फोर्स लगा ही चल रहा है, तो यहाँ पे फोर्स तो जीरो है, लेकिन फिर भी इस पे वर्क डन जीरो होगा, भले से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पर। ठीक है, ये समझे आप, तो यहाँ पे फोर्स जीरो डिस्प्लेसमेंट रहे, लेकिन अगर फोर्स जीरो है तो वर्क डन आपका जीरो होगा। तो ये दूसरे वाले का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड वाले देखते हैं, वर्क कब जीरो होगा। ठीक, तो थर्ड वर्क आपका जब फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब जीरो रहेगा। ठीक है, जब थीटा विल बी जीरो तो वर्क डन विल बी जीरो। कैसे, अब जैसे देख लो ध्यान से कि अगर मैं बात करूं वही सेम, इसकी सेकंड वाले में एग्जांपल हमने क्या लिया था, वही कि ये मास है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चले जा रहा है, इस पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। ठीक है, तो मास का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है क्योंकि वो चल रहा है, उस पर तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, लेकिन एक फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। आप बोल सकते हो, बता सकते हो कौन सा फोर्स, हाँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो लग रहा है ना, सीधी सी बात है। तो ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 है। एक्सटर्नल फोर्स आगे पीछे से तो नहीं लग रहा है, सीधी सी बात है, क्यों लगेगा भी नहीं, क्यों अपने आप वो चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है उस सरफेस पे, जीरो है। तो इन दोनों ये एक्सेलरेशन जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो जब थीटा 90 रखो तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो वर्क डन यहाँ पे
जीरो। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, उसके अराउंड मून घूमता है, ठीक है ना, उसके अराउंड मून घूमता है। तो आप इसका आंसर बताना कमेंट में, क्या ये अर्थ वर्क डन कर रहा है मून पे कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझा ना, क्या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर वर्क कर रहा है, वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आप बताओ, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। चलो इसके आगे देखते हैं, ये आप नोट कर लो। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगा। सिंपल, तो अगर मैं बात करूं थीटा, ये 0 डिग्री है, मतलब फोर्स ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल वो थीटा रहता है। तो अगर वो थीटा 0 है, तो बच्चों जब थीटा 0 डिग्री रहेगा तो आप क्या बोल सकते हो कि cos 0 विल बी 1, ठीक है। तो जब cos 0 1 रहेगा तो जो आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ f इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d आएगा, जो वर्क डन आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ f इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d आएगा, ठीक है। और जब अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो वर्क डन 0 हो गया, सिंपल। अब अगर थीटा की मैं बात करूं 180 डिग्री है, ठीक है, तो थीटा अगर 180 डिग्री है तो जो वर्क डन है आपका वो नेगेटिव f इंटू डी आएगा। कैसे आएगा जरा, अब थीटा 180 डिग्री कब हो सकता है, जरा वो उसका एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज बच्चों अगर ये बॉक्स है, ठीक है, ये एक सरफेस पर है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन है इस पे। तो ये बॉक्स, ये सपोज इसके अंदर मोटर लगा हुआ है कुछ, ठीक है, तो वो चल रहा है, वो चलने के बाद उसने ब्रेक मारा, तो जैसे ही ब्रेक मारा तो सपोज बहुत फास्ट चल रहा था, फिर ब्रेक मारा, तो जैसे ही ब्रेक मारा तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आगे होगा ना उसका, ठीक है। तो उस पे जो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होता है, लेकिन उस पे जो फोर्स लगेगा ब्रेक मारने के बाद, वो फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की तरफ है, बट ब्रेक मारने के बाद वो कुछ ना कुछ थोड़ा तो आगे जाता ही है ना उस सरफेस पे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो इस तरफ है, आप देख ले। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, फोर्स ऑपोजिट, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट। तो इस कंडीशन में आपका थीटा 180 होता है और वर्क डन नेगेटिव आता है इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो याद रखना आप, तो ये भी आप नोट कर लो बच्चों। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो टोटल वर्क डन का जो अभी तक फॉर्मूला मिला वो क्या क्या मिला, वर्क डन या टोटल वर्क डन ही लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन का जो फॉर्मूला मिला, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, ठीक है ना, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, डॉट को हटाना है तो कॉस थीटा लगा दो, एफ डी कॉस थीटा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो मतलब वही होगा ना, एफ एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा यहाँ पे 0 रहा तो एफ एस ही होता है, यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रहता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका टोटल वर्क डन का ये फॉर्मूला मिला, ओके। तो अब इसका हम देखते हैं, क्या देखेंगे इसका हम यूनिट, जैसे कि यूनिट मैंने आपको बताया, ऐसा यूनिट मतलब एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, स्टार्टिंग में बताया आपका। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि एमकेएस 2 सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम होता है और सीजीएस सिस्टम होता है, ठीक है। तो एमकेएस में 1 मीटर, सीजीएस में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो वैसे ही वर्क डन में 1 जूल होता है आपका 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है, याद रखना। सीजीएस में अर्ग लिखते हैं, एमकेएस में 1 जूल लिखते हैं। तो यूनिट आपका वर्क डन का ये हो गया, ये वर्क डन का मैं बात कर रहा हूँ, जूल। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके डायमेंशन की बात करूं, तो डायमेंशन हम लोग सिंपल निकाल लेंगे। डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का डायमेंशन निकालो, फोर्स का अगर डायमेंशन नहीं पता है तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब मास का एक हो गया। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का L1 हो गया, टाइम स्क्वायर मतलब T-2 हो गया, ठीक है। और डी आपका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, मतलब L1 हो गया, ठीक। तो डायमेंशन कैसे मिल जाएगा, ये हो जाएगा L2 1 + 1 2 M1 और T-2। तो ये हो गया आपका वर्क डन का डायमेंशन। और ये वर्क डन का याद रखना, वर्क डन का और काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, इन तीनों का यूनिट तो सेम होता ही होता है, और इन तीनों का डायमेंशन भी सेम होता है। तो ये भी आप नोट करके रखना, ठीक है ना, ये तीनों का डायमेंशन यही होता है, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये आप नोट करके रखना, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.3 पर, ओके। तो मैं इसको रफ करता हूं।
तो बच्चों एग्जांपल नंबर 6.3 जो है, एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है ना। एक फास्ट में साइकिल चलाता है, फिर वो अचानक ब्रेक मारता है, तो ब्रेक मारने के बाद साइकिल स्किड करेगा। कितना स्किड करता है? 10 मीटर स्किड करता है रास्ते पर, ठीक है। तो जो रास्ता फोर्स लगाएगा, जो रास्ता फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा साइकिल के टायर पे, वो कितना रहेगा? 200 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करना है कि रोड ने कितना वर्क डन किया साइकिल पे, क्योंकि रोड ने फोर्स तो लगाया है तो वर्क डन तो किया रहेगा साइकिल पे। और दूसरा क्या फाइंड करना है कि साइकिल ने कितना वर्क डन किया रोड पे, ठीक है। ये दो चीज फाइंड करना है। तो जैसा कि बच्चों ये साइकिल तेजी से आ रहा है और इस पॉइंट पर आके वो ब्रेक मार रहा है, तो जैसे ब्रेक मारेगा वो स्किड होता है। कितना स्किड? 10 मीटर तक स्किड होता है वो साइकिल का टायर। तो ये डिस्टेंस यू कैन से, डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, ओके। स्किड मतलब वो स्किड समझते हो ना, स्किड होता है, आपने देखा होगा फास्ट व्हीकल लेके आओ रोड पे, ब्रेक मारो तो स्किड होता है। तो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। अब जो इस टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, सीधी सी बात। जैसे ब्रेक मारेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस रोड की वजह से, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 200 न्यूटन, है ना, ठीक है। इतना समझेगा, ये आपका दिया हुआ है सिंपली। अब सीधी सी बात है बच्चों, जब रोड फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स तो लगा रहा है ना टायर पे, तो जब फोर्स लगाएगा तो वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? सिंपल, जैसा कि मैंने पहले हमको मालूम पड़ा, वर्क डन क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा, है ना, फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर लिखा था, एफ डी कॉस थीटा होगा। अब थीटा यहाँ पे क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 180। ये फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि फोर्स जो है, फोर्स तो 200 न्यूटन है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है? 10 है। ये मल्टीप्लीकेशन इनटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो ये जो भी मिलेगा -2000 जूल हो गया। वर्क डन है तो जूल, ये हो गया फर्स्ट। अब बी की अगर बात करें कि साइकिल जो है वो कितना वर्क डन कर रहा है इस रोड पर। अब देखो बात करें, सबसे पहले बात करें कि जो साइकिल है, क्या साइकिल का जो टायर है क्या इस पे फोर्स लगाएगा इस सरफेस पे, रोड पे? तो मेरा आंसर है हाँ। क्यों लगाएगा? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस लगा रहे टायर पे इस डायरेक्शन में, तो टायर जो है सरफेस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये जो फोर्स लेट से कैपिटल एफ, वो कितना रहेगा? वो भी सेम ही रहता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टायर तो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये जो रोड है क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? टायर अपने साइकिल का टायर का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक क्या 10 मीटर, लेकिन क्या रोड तो उधर का उधर ही है ना, रोड कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो रोड का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है विद रिस्पेक्ट टू टायर, क्योंकि रोड तो उधर का उधर ही रहेगा, रोड कहाँ जाएगा। इसमें बोला है कि साइकिल डिस्प्लेस हुआ है, स्किड हुआ है, बट रोड डिस्प्लेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जब रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है बच्चों। बट फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा? 200 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है ये, ठीक है। तो बच्चों एक चीज आप क्या नोट कर सकते हो? आप ये नोट कर सकते हो कि जो फोर्स होता है, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैं थर्ड लॉ की बात कर रहा हूँ, थर्ड लॉ के हिसाब से न्यूटन के जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट तो होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट ये होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो टायर पे लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है 200 न्यूटन, और जो टायर इस रोड पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा 200, तो इक्वल एंड ऑपोजिट है। बट जो वर्क होता है, वर्क डन, वो इज नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है ना, हमेशा ये नोट याद रखना, इज नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जैसा कि आपने देखा, यहीं पे देख लिया ना, टायर जो टायर है साइकिल का वो -2000 जूल वर्क डन कर रहा है, लेकिन क्या रोड कर रहा है? नहीं। क्या रोड टायर पर कर रहा है? वर्क डन नहीं कर रहा है, 0 कर रहा है, क्योंकि रोड का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, आप जितना हो सकता है आप उतना शेयर कीजिए, ठीक है ना, अपने जितने क्लासमेट्स के साथ उतने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और उन क्लासमेट्स को भी बोलिए कि आप वो आगे शेयर करें, ठीक है ना। और बच्चों सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े बच्चों, ठीक है। तो तब तक के लिए चलिए, गुड बाय, जय हिंद।